नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के स्पेशल शो में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी समीर और प्रीति। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो मध्य प्रदेश से आ रही है। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है। MP में कांग्रेस के पास 10 CM फेस, ये कहा है राहुल गांधी ने। अब अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कांग्रेस के स्लीपर सेल पर नजर रखी जा रही है। अब रेस का घोड़ा रेस में जाएगा। राहुल गांधी ने ये कहा है मध्य प्रदेश में, जिसमें कहा है कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब रेस का घोड़ा रेस में ही जाएगा। राहुल गांधी घोड़े और रेस की तुलना पहले गुजरात में एक कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन के दौरान कर चुके हैं। उसी का जिक्र यहाँ भोपाल में भी उन्होंने किया, ये कहते हुए कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को लेकर अब नजर रखी जा रही है। अगर किसी भी तरह की अनुशासनहीनता की जाएगी तो वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इस बैठक में राहुल गांधी ने कैसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाया, कैसी रही बैठक, ये जानने के लिए TV9 संवाददाता शुभम गुप्ता ने बात की कांग्रेस विधायक सुरेश राजे से। विधायकों के साथ भी आज राहुल गांधी ने बातचीत की। जो चीज़ें निकल कर आई है, जिसमें उन्होंने एक विधायक ने सवाल पूछा कि कोई चेहरा नहीं है मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास, क्या जवाब दिया राहुल गांधी? नहीं, उन्होंने कहा, किसने कहा कि हमारे पास चेहरे नहीं है? मेरे पास मध्य प्रदेश में 10 चेहरे हैं, आप कहते हो चेहरा नहीं है। जिताने की बात कही उन्होंने। आपका काम है पार्टी को जिताना, आपका काम ये नहीं है। और हमें खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब हम सब जीत कर आएंगे तभी तो आप सरकार बनाओगे ना भाई। जहाँ तक चेहरे की बात करते, मुख्यमंत्री कब बनाओगे? जब आप विधायक जिता कर लाओगे। हमारे को खुद पे अपने आप कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और इसलिए संगठन सृजन के माध्यम से एक बड़े मिशन को राहुल जी ने हाथ में लिया है और निश्चित रूप से ये मिशन कामयाब हो, इसके लिए हम सबको, चाहे वो विधायक हों, चाहे वो हारे हुए विधायक हों, चाहे वो प्रत्याशी रहे हों, चाहे वो हारे हुए सांसद हों, चाहे पूर्व सांसद हों, सभी को मिलजुल कर संगठन को मजबूती देना होगी, तभी हम इस मिशन को फतेह कर पाएंगे। दूसरा ये चीज़ भी निकल कर आई कि पहले हो सकता है कि अनुशासनहीनता स्वीकार कर ली जाती हो, मगर अब तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस पर भी राहुल काफ़ी कठोर थे, सख्त थे। देखिए, आपने सुना होगा जब उन्होंने स्लीपर सेल की बात की तो आपको तो उसको दूसरे मायने में ये देख लो, जो आप अनुशासनहीनता उसी से जोड़ दो। तो वो किसी कीमत पर, चाहे वो नीचे स्तर पर हो चाहे ऊपर स्तर पर हो, राहुल जी का बहुत साफ संदेश है कि इन चीज़ों को पार्टी संगठन में और पार्टी में कोई स्थान नहीं। स्लीपर सेल को लेकर क्या कहा उन्होंने? इस पर खुद राहुल बोले बहुत सजग हैं। और लोगों ने कहा स्लीपर सेल की बात को, जब इधर से कहा तो उन्होंने कहा, मैंने पहले भी कहा है और इस पर पार्टी काम कर रही है और गंभीरता से इन सारी चीज़ों को नीचे तक खंगाल के, कोई एक दिन में कार्रवाई होती नहीं है। उसके लिए एक पूरा खाका तैयार करना पड़ता है। लेकिन जब उन्होंने कहा कि अनुशासनहीनता को कोई जगह नहीं, तो अनुशासनहीनता में वो लोग भी आ जाते हैं जिन्हें दूसरी भाषा में स्लीपर सेल कहते हैं। और शुभम गुप्ता हमारे संवाददाता इस वक्त भोपाल से हमारे साथ मौजूद हैं। शुभम, राहुल गांधी कह रहे हैं कि रेस का घोड़ा ही रेस में जाएगा, स्लीपर सेल का वो जिक्र कर रहे हैं, अनुशासनहीनता करने वालों को एक मैसेज देने की कोशिश। ये इशारे कहां किए गए राहुल गांधी की तरफ से? देखिए समीर, 10 साल के बाद राहुल गांधी आज कांग्रेस कार्यालय में पहुंचे और आज कोई रैली नहीं थी, दिन भर बैठक थी, संगठन को कैसे मजबूत करें। तो सबसे पहली जो विधायकों के साथ राहुल गांधी की बैठक थी, जिसमें पूर्व सांसद भी मौजूद थे, पूर्व विधायक भी मौजूद थे, वहां पर एक विधायक ने सवाल पूछा कि हमारे पास मध्य प्रदेश में चेहरा नहीं है। इसका जवाब सबसे पहले राहुल गांधी ने कहा कि मेरे पास तो 10 चेहरे हैं। दूसरी जो बैठक थी वो जिलाध्यक्षों की थी और उसमें राहुल गांधी ने कहा कि पहले कांग्रेस पार्टी रेस के घोड़े को बारात में भेज देती थी, बारात के घोड़े को रेस में भेज देती थी, मगर अब एक चीज़ और महत्वपूर्ण कही कि मध्य प्रदेश आकर उन्हें तीसरे घोड़े के बारे में पता चला और वो है लंगड़ा घोड़ा। तो राहुल गांधी ने स्पष्ट किया कि अब रेस का घोड़ा रेस में जाएगा,
बारात का घोड़ा बारात में जाएगा और लंगड़ा घोड़ा अपने घर जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने अनुशासनहीनता पर काफ़ी सख्ती दिखाई। उन्होंने कहा कि पहले कई बयानबाजी होती थी, कुछ नेता मुझे पता है जो बीजेपी के लिए बयानबाजी करते हैं, ये भी राहुल गांधी का बड़ा बयान था। कुछ नेताओं को इशारों में उन्होंने कहा कि कुछ अपनी फ्रस्ट्रेशन मिटाने के लिए बयानबाजी कर देते हैं, ये भी राहुल गांधी ने इशारों में कुछ वरिष्ठ नेताओं को ज़रूर कह दिया। और साथ ही साथ ये कहा कि अब मध्य प्रदेश में या कांग्रेस पार्टी में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उन पर कार्रवाई की जाएगी। दूसरा जो आपने जिक्र किया समीर की स्लीपर सेल को लेकर लगातार हम देख रहे हैं, राहुल गांधी के दौरे से पहले ही कांग्रेस पार्टी एक सूची तैयार कर रही थी कि वो कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता जो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं उनकी एक सूची तैयार हो रही है। हो सकता है राहुल गांधी को वो उसके बारे में बताया भी गया और राहुल गांधी ने उसका जिक्र भी किया और कहा गया कि अब उन्हें जल्द से जल्द पार्टी से हटाया जाएगा या उन पर कोई ना कोई कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने और कही कि जिला अध्यक्षों को एक तरह से कमान दी जाएगी। जी शुक्रिया शुभम आपका इस ताज़ा जानकारी और अपडेट के लिए। तो अनुशासनहीनता करने वाले नेताओं को राहुल गांधी का ये सख्त संदेश सामने आया है इस मीटिंग में, और इसके साथ ही मॉनिटरिंग करने की भी बात की जा रही है ऐसे नेताओं के खिलाफ। इधर भोपाल पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की, लेकिन इस दौरान कुछ ऐसा हो गया जिसके बाद सियासत अचानक तेज हो गई। भोपाल में आखिर ऐसा क्या हुआ, जानने के लिए आप ये रिपोर्ट जरूर देखिए। राहुल गांधी की ये तस्वीर खूब वायरल हो रही है, जिसमें वो स्वर्गीय इंदिरा गांधी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। पुष्पांजलि देने के राहुल के तरीके को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। दरअसल राहुल गांधी अब पीसीसी कार्यालय में इंदिरा गांधी जी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे थे। उस दौरान वो जूते पहने हुए थे, उन्होंने अपने जूते तक नहीं उतारे। और इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी वहां मौजूद थे, लेकिन उन्होंने पुष्पांजलि देने से पहले अपने जूते उतार लिए। इस पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा कि राहुल गांधी ने प्रतिमा पर माल्यार्पण के समय जो किया वो हमारे संस्कारों के विपरीत है। दादी जी के लिए उनने पुष्पांजलि करी और जूते नहीं खोले, मेरे को थोड़ा जचा नहीं है, थोड़ा हमारे संस्कार के विरुद्ध है। उनको इस सबसे ध्यान रखना चाहिए। मैं अपनी ओर से खास करके इस संस्कृति के ऊपर हमारे यहाँ थोड़ा संवेदनशीलता रहती है, सबके मन में भाव आता है। वहीं बीजेपी नेता बीडी शर्मा ने राहुल गांधी की तस्वीर को पोस्ट करते हुए कहा कि उन्हें अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा नहीं है, उन्हें भारत की संस्कृति की जानकारी नहीं है। बीडी शर्मा ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस प्रधानमंत्री बनाने के सपने देख रही है। और अब बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले सीडीएस जनरल अनिल चौहान, भारत एटमी धमकी को बर्दाश्त नहीं करेगा, ये उन्होंने कहा है। नुकसान से ज्यादा परिणाम अहमियत रखता है। तकनीक की मदद से दुश्मन को हुए नुकसान का मोटा आकलन जारी करेंगे। आतंकवाद को खत्म करे पाकिस्तान, ये एक बार फिर उन्होंने दोहराया। खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकता है, ये कहा सीडीएस ने। When I was asked about losses on our side, I said these are not important. The results and how you act is important. So it would be not very correct to talk about losses, means numbers, etc. Means I'll give a detailed kind of an answer on this. You see in a match, suppose you go into a football match and you win 3-2. He scored 2 goals and you scored 4 goals. So that's an even-sided match. But suppose you go in a test match, cricket test match, and you win by innings defeat. Then there's no question of how many wickets and how many balls and how many players. It's an innings kind of a defeat. But since there is always this inquisitivity as to the result of your strikes, which was visible, which was more in psychological domain and what was visible to us, all of us, means not to us, to globally, to everyone. So based on technical parameters like electronic intelligence, signal intelligence, at some point of time, we will take out this particular data and share it with us. We will make a rough assessment of that and come out with that shortly. और 16 विपक्षी दलों ने आज मीटिंग कर ऑपरेशन सिंदूर पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है, लेकिन कुछ दलों ने इस बैठक से दूरी भी बना ली। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में साथ देने वाले विपक्षी दलों ने अब ऑपरेशन सिंदूर पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। इंडिया ब्लॉक की बैठक में 16 दलों ने मोदी सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है, लेकिन कुछ दल मीटिंग से दूर रहे। आखिर क्या वजह है कि आम आदमी पार्टी और एनसीपी ने दूरी बनाई? आप और कांग्रेस साथ आने को तैयार नहीं है। एनसीपी शरद गुट ने इंडिया ब्लॉक से अलग लाइन ली है। बताया जा रहा है कि संजय राउत शरद पवार को समझाने जाएंगे।
इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व को लेकर टीएमसी कांग्रेस के बीच मनमुटाव है। लेफ्ट ने मुद्दे पर हस्ताक्षर किए, लेकिन टीएमसी के चलते बैठक से दूरी बना ली। टीएमसी के एक सांसद का कहना है कि आम आदमी पार्टी का एक राजनीतिक दल से मतभेद है, इसलिए वो आज की बैठक में शामिल नहीं हुई। टीएमसी चाहती है कि वो इस मुहिम में इंडिया ब्लॉक की अगुवाई करे ताकि आपको ऑन बोर्ड रखा जा सके, लेकिन कांग्रेस इस पर सहमत नहीं है। दरअसल कांग्रेस सूत्रों का दावा है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चाहते थे कि विशेष सत्र को लेकर सभी लोग पहल करें। राहुल ने व्यक्तिगत रूप से अखिलेश यादव, अभिषेक बनर्जी, टीआर बालू और आदित्य ठाकरे से संपर्क किया, लेकिन आम आदमी पार्टी से किसी ने संपर्क नहीं साधा। और 16 पार्टियों ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संसद में बहस की मांग की है। आरजेडी नेता मनोज झा और एसपी सांसद रामगोपाल यादव ने क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। संसद का सेशन बुलाया जाना इसलिए आवश्यक है कि आप सारी दुनिया को तो बता रहे हैं, लेकिन संसद को और संसद के माध्यम से हिंदुस्तान की जनता को अंधेरे में रखना चाहते हैं। हमें इस अवसर पर किन देशों से समर्थन मिला, एक देश भी खुलेआम हिंदुस्तान के समर्थन में नहीं आया, ये चिंता की बात है। हम डिप्लोमेटिक फ्रंट पर पूरी तरह असफल हो गए। हम वही देश हैं जो 62 में चीन के युद्ध के दौरान संसद का सत्र बैठा था। तो प्रधानमंत्री जी से ये गुजारिश की गई है कि प्रधानमंत्री जी, इतिहास में ऐसे क्षण आते हैं जब आपके व्यक्ति को कोई चीज आहत करे ना करे, देश को आहत करता है। और जब देश आहत होता है तो संसद ही है, क्योंकि दलों के दायरे से ऊपर है। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का मसला है। मैं समझता हूं विपक्ष और पक्ष का मामला नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेशों में पाकिस्तान का पर्दाफाश करने वाले डेलीगेशन से मुलाकात की। दिल्ली में बैजयंत पांडा के नेतृत्व में डेलीगेशन ने मुलाकात की है। डेलीगेशन ने विदेश मंत्री को अपने दौरे का फीडबैक दिया। साथ ही ये भी कहा कि जिस उद्देश्य के लिए डेलीगेशन गया था उसे हासिल किया गया है। और पाकिस्तान को बेनकाब कर वापस लौटे बैजयंत पांडा ने टीवी9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जो आप लोग जिन जिन देशों में दौरा किए, चारों देशों में, उसमें पाकिस्तान को आप लोग बेनकाब करने गए थे। क्या रिएक्शन था उन देशों का पाकिस्तान को? क्या वो मानते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद को परवरिश करता है, तरजीह देता है? बहुत ही अच्छा रहा हमारे जो चर्चे सब हुए इन देशों में। मैं थोड़ा इसका बैकग्राउंड देना चाहता हूँ। पहले तो मैं नहीं मानता कि भारत को अपनी सफाई देना पड़ता है, क्योंकि हज़ारों साल तक न केवल इन देशों से, अन्य देशों से भी लोग भारत आते थे शिक्षा के लिए, धर्म के बारे सीखने के लिए, आमदनी के लिए, और इनका पूरी तरह से आइडिया है भारत के बारे। ये बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हमें। और पिछले 10-11 साल में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जाके जिस तरह संबंध बनाए हैं इन सब देशों के नेताओं के साथ, और उन्होंने जिस तरह हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को उनका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी दिए हैं, मान्यता दिए हैं, ये प्रमाण देता है वो कैसे हमें देखते हैं। और ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि पिछले दशकों में ये देशों ने पाकिस्तान को काफ़ी आर्थिक मदद किए थे, जिसका दुरुपयोग हुआ। इन देशों में जब आप जाते हैं, कुवैत जाते हैं, बहरीन जाते हैं, बाकी सब देश जाते हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी शिक्षा के फैसिलिटीज़, स्वास्थ्य के फैसिलिटीज़ वर्ल्ड क्लास बन गए हैं। और जिस कारण पाकिस्तान ने इनसे आर्थिक सहायता लिया था ये सब करने के लिए, ये ना करके आतंकवाद फैलाने में लगे हैं, इनको सब पता है। तो ये समझते हैं सब। हमारा काम था जाके उनको तथ्य देने, उनको फैक्ट्स एंड फिगर्स देने और याद दिलाना कि ये एक साइकिल जो पाकिस्तान बार बार करता है और इसको हम और नहीं सहेंगे। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इन देशों में से कुछ देश हैं, तो उनका भी एक भूमिका रहता है। जो आतंकवाद जो सैंक्शन है, जो बैन है, उन पर कदम उठाने के लिए। तो ये सब विषय पर चर्चा करने के लिए हम गए थे। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। और पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़े गए शकूर खान को आज जयपुर कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। इससे पहले कोर्ट में शकूर के खिलाफ वकीलों ने जमकर प्रदर्शन किया।
जयपुर कोर्ट परिसर में वकीलों का ये आक्रोश, ये विरोध प्रदर्शन शकूर खान की पेशी के दौरान देखने को मिला। हालांकि शकूर को फिलहाल पूछताछ के लिए सुरक्षा एजेंसीज को सौंप दिया गया, लेकिन इससे पहले उसके जासूसी नेटवर्क को लेकर जो तथ्य सामने आए वो बेहद हैरान करने वाले हैं। जयपुर के वकीलों ने मांग की कि देश के ऐसे गद्दार को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। इनकी नागरिकता खत्म कर देनी चाहिए, इनकी प्रॉपर्टियां सीज कर देनी चाहिए, इनको सरकारी जो भी सुविधाएं मिल रही है, चाहे वो राशन की हो, चाहे किसी तरह के इलाज की हो, ये सारी जो सुविधाएं इनको बंद करके पाकिस्तान में डिपोर्ट कर देना चाहिए। जैसलमेर में रोजगार कार्यालय में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर तैनात शकूर खान को हाल ही में पकड़ा गया। आरोप है कि शकूर खान लंबे समय से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISIS के संपर्क में था। ये व्हाट्सएप के जरिए भारतीय सेना के ठिकानों की तस्वीरें और वीडियो पाकिस्तान को भेज रहा था। जांच एजेंसीज ने इसके तार खंगाले तो पता चला कि ये पाकिस्तान दूतावास में तैनात रहे एहसान उर रहीम उर्फ दानिश के संपर्क में। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। और पाकिस्तान में भारत के एक और दुश्मन का खेल खत्म हो गया है। आतंक का चेहरा माने जाने वाले जैश के सीनियर कमांडर मौलाना अब्दुल अजीज इसर की मौत हो गई। जैश ए मोहम्मद के सीनियर कमांडर मौलाना अब्दुल अजीज इसर की मौत हो गई है। रहस्यमय तरीके से इस मौत ने पाकिस्तान के खुफिया हलकों से लेकर आतंक के नेटवर्क तक हलचल मचा दी है। इस कुख्यात जैश आतंकी ने पिछले दिनों भारत के खिलाफ जहर उगला था, लेकिन उसकी मौत कैसे हुई ये अब तक एक रहस्य बना हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे पाकिस्तान के बहावलपुर में मृत पाया गया, जहां जैश का हेडक्वार्टर भी है। अब्दुल अजीज वही आतंकी था जिसने पिछले महीने जैश की एक रैली में भारत के खिलाफ जहर उगला था। उसने खुले मंच से धमकी दी थी कि भारत का हश्र भी USSR जैसा होगा। उसका सपना तो पूरा नहीं होने वाला, लेकिन आज वही आतंकी खुद काल के मुंह में समा गया। इस मौत को लेकर जैश और पाकिस्तान सरकार ने चुप्पी साध रखी है। जैश से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स ने उसकी मौत और जनाजे की पुष्टि की है, लेकिन मौत की वजह पर एक शब्द नहीं बोला गया। अब्दुल अजीज जैश ए मोहम्मद के पंजाब प्रांत और खास तौर पर बहावलपुर, रावलपिंडी जैसे इलाकों में युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और भारत के खिलाफ भड़काने का काम करता था। इधर दिल्ली NCR में बांग्लादेशियों की धरपकड़ जारी है। पकड़े जाने के डर से भागे कुछ लोगों को पश्चिम बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये बांग्लादेशी नागरिक हैं। इन 16 बांग्लादेशी नागरिकों को पश्चिम बंगाल के कूच बिहार इलाके से गिरफ्तार किया गया है। इनमें 6 पुरुष, 4 महिलाएं और 6 बच्चे शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक ये बांग्लादेशी नागरिक पिछले 5-6 सालों से अवैध रूप से रह रहे थे। भारत में घुसपैठ के बाद ये दिल्ली, नोएडा समेत कई जगहों पर काम कर रहे थे, जहां इन दिनों इनकी धरपकड़ की जा रही है। पुलिस से बचने की कोशिश में ये वापस बांग्लादेश जाने के लिए लौटे थे। दिनहाटा में गीतालदा कैंप की पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो पता चला कि वो बांग्लादेशी हैं। पुलिस के मुताबिक बांग्लादेश सीमा पर फल्लीमारी स्टेशन से सटे इलाके से ये सभी गिरफ्तार किए गए। इधर महाराष्ट्र पुलिस ने 2 बांग्लादेशी नागरिकों को मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। बांग्लादेशी नागरिकों के पास से फर्जी पासपोर्ट भी बरामद किए गए। जानकारी के मुताबिक दोनों फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल कर जेद्दा के रास्ते नॉर्वे जाने की कोशिश कर रहे थे। आरोपियों की पहचान सुब्रतो मंडल और मीता गौरपद बिस्वास के रूप में हुई है। यूपी के नोएडा में 2 पक्षों के बीच झगड़े के बाद एक युवक को थार से कुचलने की कोशिश की गई। आरोपियों की तलाश की जा रही है। घटना का वीडियो वायरल है। हाई स्पीड कार ने युवक को टक्कर मारी। टक्कर के बाद युवक सीधा नाली में जा गिरा। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो का अब आपको शुरुआती हिस्सा दिखाते हैं, जिसमें देख सकते हैं कि युवक लहूलुहान है, शर्ट के बटन खुले हैं। सड़क किनारे चल रहे युवक को देखने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे वो मारपीट करा रहा है। इतने में देखिए पीछे से तेज रफ्तार में थार गाड़ी आती है और जोरदार टक्कर मारती है। पुलिस के मुताबिक जिस थार चालक ने टक्कर मारी उसमें सवार लोगों ने इससे मारपीट की थी और फिर थार से रौंदने की कोशिश की। ये वायरल वीडियो यूपी के नोएडा के थाना सेक्टर 24 इलाके के सेक्टर 53 का है। उसकी गर्लफ्रेंड इन्होंने छेड़ी है और हम उस जगह पे जैसे पहुंचे, ये डंडों से, चाकू से और प्लेट से और ईंटों से इन्होंने हम पे वार किया। पीड़ित का नाम सौरभ यादव है, जो नोएडा के सेक्टर 39 का रहने वाला है। उसे ज्यादा गंभीर चोटें आई हैं। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। इंस्टाग्राम पे कमेंटबाजी को लेकर दोनों पक्षों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है। साथ ही 3 टीम थाना क्षेत्र में गठित की गई है। शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी व वाहन को जब्त कर आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और राजस्थान में हिट एंड रन का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब सीकर से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। अगर इस हिट एंड रन मामले को दुर्घटना के बजाय हत्या कहें तो गलत नहीं होगा।
गाड़ी की रफ्तार पर गौर कीजिए और अब देखिए शख्स को। ये शख्स सड़क पार कर रहा है, इसी दौरान पलक झपकते ही शख्स कार की चपेट में आ जाता है। टक्कर इतनी भयंकर थी कि सड़क पार करने वाला शख्स 12 फीट ऊपर तक उछल गया। मृतक की पहचान सुभाष जोशी के रूप में हुई है। हादसे के बाद मौके पर ही सुभाष जोशी की मौत हो गई। हादसा 30 मई की शाम का बताया जा रहा है, जब बुलेरो कार चालक ने निमका थाना इलाके में इस घटना को अंजाम दिया। घटना का वीडियो बुलेरो के आगे चल रही कार के रियर कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। घटना पर पुलिस का कहना है कि 62 वर्षीय सुभाष जोशी शनिवार को दूध लेने के लिए रोड क्रॉस कर दूसरी तरफ जा रहे थे। लौटने के दौरान उनका एक्सीडेंट हो गया। उन्हें टक्कर मारने के बाद आरोपी ड्राइवर फरार हो गया। गाड़ी के नंबर के आधार पर आरोपी ड्राइवर की पहचान कर ली गई है। आरोपी ड्राइवर का नाम सुभाष है, जिसकी उम्र 35 साल है। हालांकि फिलहाल वो फरार हो गया है। पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुट गई है। वॉर जोन से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। रूस पर यूक्रेन का एक और बड़ा हमला हुआ है। क्रीमिया ब्रिज पर यूक्रेन का अटैक हुआ है। यूक्रेन की एसयूबी यूनिट ने अटैक किया और 1 जून को 117 ड्रोन से यूक्रेन ने रूस पर ताबड़तोड़ हमले किए थे, जिसके लिए बिल्कुल भी ये कहा जा रहा है कि रूस तैयार नहीं था। लेकिन अभी की बड़ी खबर तस्वीरों के साथ आपके सामने है। दरअसल रूस पर यूक्रेन का एक और बड़ा हमला हो गया है और ये हमला हुआ है क्रीमिया ब्रिज पर। यूक्रेन ने इसे अटैक को अंजाम दिया है। यूक्रेन की जो एसयूबी यूनिट है उसने इस हमले को अंजाम दिया। और इसके पहले आपको याद दिला दें, अभी हाल ही में 1 जून को 117 ड्रोन से यूक्रेन ने हमला किया था रूस पर। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, इससे जुड़ी हुई। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी एसबीयू ने यह हमला किया है। ब्रिज के अंडर वाटर सपोर्ट पर अटैक किया गया है। एसबीयू का दावा है कि अवैध निर्माण को उड़ा दिया गया है इस हमले में। 2014 के बाद रूस ने कराया था यहां पर अवैध निर्माण। अब तक तीसरी बार क्रीमिया ब्रिज पर यह हमला यूक्रेन द्वारा किया गया है। ये तस्वीरें भी सामने आ रही। देखिए, ये जो हमला होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें कहा यह जा रहा है एसबीयू द्वारा कि ये ब्रिज के नीचे एक कंस्ट्रक्शन किया गया था और इस कंस्ट्रक्शन को तोड़ा गया है, इस पर हमला किया गया, इस पर अटैक किया गया है। इससे पहले जब हमला किया गया था उस वक्त यानी 2014 के बाद जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया, उसके बाद इस अवैध निर्माण को बनाया गया था, ऐसा यूक्रेन का दावा है। और अब तक 3 बार क्रीमिया ब्रिज पर हमला हो चुका है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ TV9 भारतवर्ष संवाददाता मनीष झा जुड़ गए हैं। मनीष, क्रीमिया कितनी अहमियत रखता है यूक्रेन के लिए? यूक्रेन लगातार कहता रहा है, यहाँ पर हमले की कोशिश करता रहा है। अब ये एक और बड़ा हमला रूस पर, इस ब्रिज पर। बिल्कुल, देखिए, यूक्रेन के तरफ से ये दावा किया गया है कि उन्होंने क्रीमिया ब्रिज के नीचे में 1100 केजी से ज़्यादा का विस्फोटक लगाया था और उसमें फिर कंट्रोल ब्लास्ट किया था, जिसकी तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं। और ये यूक्रेनियन इंटेलिजेंस एजेंसी का एक और ऑपरेशन था। 2 दिन पहले हमने देखा कि किस तरह से यूक्रेनियन इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से रूस के 5 एयरबेस को अटैक किए गए थे, जिसमें कई बॉम्बर्स को भी नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया था। और अब यूक्रेन की तरफ से ये कहा गया है कि एक बार फिर पुतिन के आन बान शान का प्रतीक कहे जाने वाले क्रीमिया ब्रिज को टारगेट किया गया। इससे पहले जब अक्टूबर 2022 में टारगेट किया गया था, उस वक्त विस्फोटकों से भरा ट्रक उस क्रीमिया ब्रिज पर लाया गया था और उसके बाद वहां पर हमला किया गया। काफी डैमेज हुआ था, जिसका मैंने खुद जाकर वहां से लाइव रिपोर्टिंग की थी। लेकिन इस बार उनका कहना यह है कि पुल के नीचे के हिस्से में, यानी अंडर वाटर, लगता है ऐसा कि अंडर वाटर कोई डाइवर्स जाकर वहां पर उसने विस्फोटक को पहले प्लेस किया और फिर उसे कंट्रोल तरीके से उसमें उसको उड़ाया, जिसका वीडियो हम इस वक्त देख रहे हैं। हालांकि यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि इसके बाद क्रीमिया ब्रिज को काफी नुकसान पहुंचा है। क्रीमिया ब्रिज अभी इमरजेंसी की हालत में है, लेकिन रशियन अथॉरिटी ने ब्रिज के बंद करने को लेकर ऐसी कोई सूचना अभी तक आधिकारिक तौर पर नहीं दी है। जी बिल्कुल मनीष, बने रहे आप हमारे साथ। और देखिए, इस बीच एक और अहम खबर, यूक्रेनी एसयूबी यूनिट का बड़ा दावा सामने आया है। ब्रिज पर सुबह 4:44 पर ये ब्लास्ट किया गया और 1100 किलोग्राम विस्फोटक से इस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया है। ये यूक्रेन की तरफ से बाकायदा बताया गया है। क्रीमिया ब्रिज को भारी नुकसान पहुंचाया गया है, ये एसयूबी यूनिट की तरफ से बताया गया है। 1100 किलोग्राम विस्फोटक लगाकर इस ब्रिज के इस हिस्से को वाटर सपोर्ट, अंडरग्राउंड जो सपोर्ट सिस्टम था, उसे ध्वस्त कर दिया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, रूस के क्रीमिया ब्रिज पर ये यूक्रेन का एक बहुत बड़ा हमला है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप TV9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। सुमित चौधरी हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी मौजूद हैं, उनका भी हम रुख करेंगे।
ये तस्वीरें, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, ये तस्वीरें देखिए किस तरह से इस ब्रिज को उड़ाया गया है। ये पूरा ब्लास्ट जो है, ये धमाका जो है, ये कैमरे में कैद हुआ है। और खास बात यह है कि 48 घंटे के अंदर अंदर रूस पर यूक्रेन का ये दूसरा बड़ा प्रहार है। पहले 1 तारीख को जिस तरह से एयर बेसेस को निशाना बनाया गया, वहां पर मौजूद जो फाइटर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से उनको निशाना बनाया गया, उनको तबाह कर दिया गया, और अब क्रीमिया ब्रिज को उड़ा दिया गया है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, रूस को बार बार भड़काने की कोशिश की जा रही है और पुतिन के धैर्य की परीक्षा ली जा रही है, ऐसा अब साफ लग रहा है। देखिए बिल्कुल, और देखिए 1 जून के बाद ये बड़ा पोस्चर है खासतौर पे यूक्रेन की तरफ से। हालांकि यूक्रेन ने कहा कि करीबन 1100 केजी से ज्यादा टीएनटी यानी हाई एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल इसमें किया गया। टीएनटी एक बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर आप देखें जो तस्वीरें दिखा रही हैं, एक ब्रिज के पिलर के पास इसको स्टैब्लिश किया गया ताकि पूरे के पूरे ब्रिज की एक साइड को नुकसान पहुंचा सके। हालांकि देखिए ज्यादा नुकसान की तस्वीर अभी दिख नहीं रही है, लेकिन ये जरूर है कि क्रीमिया ब्रिज की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ये है कि ये सदर्न कमांड से रूस की ये क्रीमिया को जोड़ता है, और ये ब्रिज ऐसी मूवमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है जहां पर आपको ग्राउंड फोर्सेस की मूवमेंट करनी होती है क्रीमिया की तरफ से। अभी इंपॉर्टेंट यह है कि तीसरा ऐसा मौका है समीर, 2022 से लेकर अब तक तीसरा ही ऐसा मौका है जब यूक्रेन ने कोशिश की हो क्रीमिया ब्रिज को उड़ाने की या फिर बड़े नुकसान पहुंचाने की। लेकिन सबसे खास बात है कि यह बहुत ज्यादा संवेदनशील है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसको लेकर रूस ने अपनी S-400 की S-300 की कई बैटरीज को डिप्लॉय कर रखा है, यहां तक कि एंटी ड्रोन सिस्टम्स को तैनात किया गया है। और इसकी इंपॉर्टेंस यही है कि रूस ये जानता है कि अगर इस ब्रिज को कोई भी नुकसान पहुंचता है या यहां पर किसी भी तरीके का हॉल्ट होता है लंबे समय तक, तो फिर निश्चित तौर पर जो सदर्न कमांड है उसकी मोबिलाइजेशन पूरी तरीके से क्रीमिया की तरफ रुक जाएगी। इस वक्त सुमित किए जा रहे हैं मनीष, यूक्रेनियन SUB सिक्योरिटी सर्विसेज की तरफ से, वो ये बता रहे हैं कि इसको टारगेट करके, क्रीमिया ब्रिज के इस हिस्से को टारगेट करके उन्होंने सीधे तौर पर सड़क रूट को, रेल रूट को प्रभावित करने की कोशिश की है। उन्होंने इस धमाके से एक बड़ा एज लेने की कोशिश की है। देखिए क्रीमिया ब्रिज लगभग 19 किलोमीटर लंबा है, जो कि रूस के मुख्य भूभाग को क्रीमिया से जोड़ता है, और यूक्रेन की तरफ से लगातार इस ब्रिज पर अटैक करने की कोशिश की जाती रही है। अगर ये हमला सफल माना जाए तो कुल मिलाकर ये तीसरा हमला है जो तकरीबन सफल रहा है। लेकिन इसके बावजूद लगातार दर्जनों बार यूक्रेन की तरफ से कोशिश की गई है, कभी मिसाइल के जरिए, कभी ड्रोन के जरिए। पहली बार अक्टूबर 2022 में जब अटैक किया गया था, उस वक्त विस्फोटक से भरे ट्रक के जरिए अटैक किया गया। दूसरी बार सी ड्रोन के जरिए अटैक किया गया था, उस समय हल्का डैमेज हुआ था, और ये तीसरी बार है जब डैमेज की बात की गई है। ऐसा लग रहा है देखकर, अगर आप इस वीडियो को देखें तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई गोताखोर या कई गोताखोर मिलकर एक्सप्लोसिव लेकर जाते हैं और ब्रिज के एक पिलर में उसको इंस्टॉल करते हैं और फिर कंट्रोल तरीके से उसे ब्लास्ट करते हैं। पर्पस ये रहा होगा कि उस ब्लास्ट का इंपैक्ट इतना होगा कि वो पिलर गिर जाएगा और इससे जो ब्रिज है वो टूटकर गिर जाएगा। इसी पर्पस के साथ ये अटैक किया गया होगा। हालांकि मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि पहली बार अटैक के बाद से क्रीमिया ब्रिज की सुरक्षा काफ़ी बढ़ाई दी गई। जैसा कि सुमित ने भी आपको मेंशन किया था, वहां पर बाहर से मिसाइल से हमला ना हो सके, ड्रोन से हमला ना हो सके, इसके लिए एयर डिफेंस सिस्टम लगाए गए हैं। वहां पर मिलिट्री पोस्ट बनाए गए हैं ताकि कहीं से कोई अटैक नहीं किया जा सके। लेकिन यह तस्वीर देखकर मुझे लगता है ठीक इसी तरीके का हमला हुआ था जब नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन को अटैक किया गया था, जब समंदर के भीतर बाल्टिक सी में जाकर गोताखोर गए थे और बड़ी मात्रा में एक्सप्लोसिव को उन्होंने नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन में लगा दिया था, और उसके धमाके के बाद नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन पूरी तरह से डैमेज हो गया था। ठीक उसी तरीके से उसका बहुत छोटा सा हिस्सा आप कहें कि ये शायद 2% रहा होगा उसमें इम्पैक्ट, लेकिन आप देखिए कि ठीक उसी तरीके से पानी के अंदर, ब्लैक सी के अंदर कई गोताखोर जाते हैं। 1100 किलो एक्सप्लोसिव कितना बड़ा अमाउंट है आप सोचिए। 1100 किलो एक्सप्लोसिव को जाकर पुल के पिलर में जाकर इंस्टॉल करते हैं और फिर उसमें ब्लास्ट करते हैं। हालांकि अभी तक अथॉरिटी ने यह नहीं कहा है कि इसकी वजह से पुल कितना डैमेज हुआ है। कुछ तस्वीरें यूक्रेन की तरफ से जारी की गई है, लेकिन उसमें से कई सारी तस्वीरें पुराने हमले की है, यानी कि जब अक्टूबर 2022 में यह अटैक हुआ था। जी, हमारे साथ सुमित भी लगातार बने हुए हैं। सुमित, हम लगातार देख रहे हैं कि इसके पहले जिस तरह का बड़ा हमला किया गया, जो स्पाइडर्स वेब एक ऑपरेशन का नाम रखकर, और रूस के भीतर से रूस को नुकसान पहुंचाया गया, अब हम ये एक हमला देख रहे हैं। किस तरह से अग्रेसिव मोड में यूक्रेन दिखाई दे रहा है? क्या उसको एक नए सिरे से समर्थन मिल रहा है? ये जो रणनीति है, क्या इसे एक बदलाव के तौर पर इस युद्ध में देखा जा सकता है, और फिर ये इसका असर क्या होगा?
क्योंकि बिल्कुल यूक्रेन की स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है। यूक्रेन चाहता है कि वो भी अब आर्थिक रूप से रूस को नुकसान पहुंचाए। कुर्स्क में उसने कोशिश जरूर की लेकिन विफल हुई। हालांकि बहुत लंबा एंगेजमेंट था रूस का और यूक्रेन का कुर्स्क में, लेकिन अब उसकी पूरी कोशिश है कि स्ट्रैटेजिक लोकेशन, भले ही वो बहुत डीप इनसाइड रशियन टेरिटरी हो, उनको टारगेट करना। क्रीमिया ब्रिज उसमें सबसे आप कह सकते हैं मजबूत या फिर आप कह सकते हैं सबसे एक सेंसिटिव एरिया जो रूस के लिए बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि व्लादिमीर पुतिन के लिए बहुत सेंसिटिव है। और यही वजह है कि क्रीमिया के ऊपर इससे पहले भी 2 बार अटैक करने की कोशिश की। जैसा मनीष ने बताया, अभी जो अटैक किया गया इसमें करीबन 4:44 पर जब अटैक्स को इनिशिएट किया गया, हालांकि एक हिस्से को नुकसान पहुंचा, 6 बजे तक ट्रैफिक रोक दिया गया, लेकिन 9 बजे मॉस्को के टाइम अनुसार वहां पे ट्रैफिक रशिया की तरफ से कहा जा रहा है कि बहुत स्मूथ है, लगातार उसको एक्टिव, उसको रिपेयर कर दिया गया। और ये आप मानिए कि ये ऐसी कोशिश लगातार यूक्रेन लंबे समय से करता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर उसने इस ब्रिज को नुकसान पहुंचाया, यहां पर ज्यादा लंबे समय तक फोर्सेस की मोबिलाइजेशन को हॉल्ट कर दिया गया, तो यहां से सदर्न कमांड और खासतौर पे जो क्रीमिया है उसका कटाव हो जाएगा। और यही कोशिश हमेशा से यूक्रेन की रहती है कि क्रीमिया ब्रिज को टारगेट किया जाए बनिस्बत इसके कि क्रीमिया के दूसरे लोकेशंस को। बिल्कुल सुमित, ये बड़ा महत्वपूर्ण है और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और तस्वीरों को देखकर ये लग रहा है कि क्रीमिया ब्रिज को अच्छा खासा डैमेज किया है इस बार भी यूक्रेन ने। मनीष हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, ये बताइए कि सीज फायर को लेकर इस्तांबुल में जो वार्ता हो रही थी वो एक तरह से कहा जा सकता है बेनतीजा रही। सीज फायर को लेकर कोई बात आगे नहीं बढ़ी। उसके बाद ये पहला बड़ा हमला है यूक्रेन का, सीधे क्रीमिया ब्रिज को निशाना बनाकर। यूक्रेन क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा है और यूरोप जिसके बल पर यूक्रेन ये सब कुछ कर पा रहा है, उसकी मंशा क्या है अब इस युद्ध को लेकर? देखिए, पहले 1 जून के हमले और फिर आज के हमले से ये लग रहा है कि यूक्रेन ने अपनी मिलिट्री स्ट्रेटेजी में काफ़ी बदलाव किया है। और उसकी वजह यह है कि चूंकि यूक्रेन के पास सैनिकों की संख्या में काफ़ी कमी आई, तो अब यूक्रेन का पूरा जोर इस तरह के स्पेशल ऑपरेशंस है, यानी कि वो ऑपरेशंस जो यूक्रेन की मिलिट्री की जगह पर उनके इंटेलिजेंस सर्विसेज यहाँ पर अंजाम दे रहे हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि इसमें ऐसा लग रहा है जैसे मल्टीपल, यानी कि कई गोताखोर एक साथ पानी के भीतर जाते हैं ताकि उनको पता ना लग सके, और फिर वो गोताखोर जाकर विस्फोटक पुल के नीचे एक पिलर में लगाते हैं और उसके जरिए एक कंट्रोल ब्लास्ट होता है। पर्पस रहा होगा कि पिलर टूट जाए और उसके बाद पुल धड़ाम से गिर जाए। हालांकि पुल नहीं गिरा है, और मैं जितना देख पा रहा हूं, क्योंकि संयोग की बात है कि मैं उस पुल पर ट्रेन से, बस से, हेलीकॉप्टर से और नीचे बोट से क्रॉस करके आया हूं, और इसलिए मैं इस बात का अंदाजा लगा पा रहा हूं कि जिस जगह पर ब्लास्ट हुआ है ये यहाँ के आसपास दर्जनों की संख्या में पिलर है। देखिए, जो क्रीमिया ब्रिज है वो इतना, उसको आर्किटेक्चर के हिसाब से कहा जाता है कि वो काफी मजबूत तरीके से बनाया गया था, और इसीलिए 1100 किलोमीटर शायद सफिशिएंट TNT नहीं रहा, जिसकी वजह से पूरा का पूरा क्रीमिया ब्रिज यानी इन तस्वीरों को देखकर आपको ये लग रहा है कि हो सकता है, मुमकिन है कि एक पिलर डैमेज हुआ हो, पूरा ब्रिज जो है वो डैमेज नहीं हुआ है। जिस रिपोर्ट का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं मनीष, वो रिपोर्ट भी हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। इसी क्रीमिया ब्रिज से TV9 भारतवर्ष के संवाददाता मनीष झा जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनकी साल 2022 की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जब रूस और यूक्रेन की जंग अब जमीन और हवा से शिफ्ट होकर पानी में पहुंच चुका है, एक ऐसे समय में जब अब यह तय होने वाला है कि जिसकी नेवी मजबूत होगी वही दुनिया पर राज करेगा, तब हम आपको लेकर जा रहे हैं रूस के मेनलैंड और क्रीमिया को जोड़ने वाले क्रीमिया पुल के पास। जी हाँ, 4 साल पहले रूस ने 4 अरब रुपए खर्च करके 19 किलोमीटर लंबा वो पुल बनाया था, जिसका उद्घाटन खुद राष्ट्रपति पुतिन ने किया था। हम उस पुल के करीब जा रहे हैं। जैसे जैसे हम ब्लैक सी के तट से आगे बढ़ते जा रहे हैं और उस पुल के करीब पहुंचते जा रहे हैं, ये एहसास हो रहा है कि ये दुनिया में अभी सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन कैसे बन गया है। TV9 भारतवर्ष का कैमरा आज आपको दिखाने वाला है क्रीमिया पुल को सबसे नज़दीक से। आप इस क्रीमिया पुल को देखिए। इस पुल को देखकर आपके मन में आता होगा कि क्या ये और वर्ली सी लिंक के पुल देखे हैं, क्या उसी तरह का ये पुल है? तो इससे आपको इसके जियोपॉलिटिक्स और इसके पॉलिटिकल संदर्भ में समझना पड़ेगा। ये दुनिया का सबसे विवादित पुल है। ये वो पुल है जिस पुल के बनने के बाद अमेरिका, नाटो, यूरोप सब परेशान हैं। सब कहते हैं कि ये एक गैर कानूनी पुल है। ये पुल है जो रूस के मेनलैंड को क्रीमिया से जोड़ता है और इसे रूसी भाषा में क्रीम की मोस्ट कहा जाता है। हम उस पुल के पास हैं। इस पुल की बनावट को देखिए, इसकी भव्यता को देखिए।
और फिर इसके गरिमामय आकार और संरचना के आधार पर आप ये सोचिए कि क्या सच में अमेरिका या दूसरे देश इसको नुकसान पहुंचाने की हैसियत रखते हैं, और अगर हाँ तो क्या रूस चुपचाप बैठेगा? क्या रूस उसका जवाब नहीं देगा? इस समय जब हम क्रीमिया पुल के नज़दीक पहुंचे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस क्रीमिया पुल की सुरक्षा के लिए रूस की नेवी ने यहाँ 4 सबमरीन आसपास के इलाके में तैनात कर रखा है। यहाँ पर किसी भी जहाज या किसी भी वेसल्स का अनधिकृत तौर पर गुजरना मनाही है। ये वो ब्लैक सी है जहाँ पर कि आप लगातार सुनते आए हैं कि यूक्रेन कह रहा है कि उसके हजारों शिप इसी ब्लैक सी में पड़े हुए हैं, और फिर यूक्रेन की तरफ से जो खाद्यान्न या अनाज दुनिया को सप्लाई होने वाला था वो नहीं होगा। और इसलिए अमेरिका रूस पर यह दबाव दे रहा है कि अगर उन जहाज़ों को नहीं जाने दिया गया तो फिर ब्लैक सी पर रूस की नेवी पर अमेरिका हमला करेगा। तो क्या ये वाकई में संभव है? और अगर ऐसा हुआ तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम होगा दुनिया की तबाही। समंदर की ये लहरें जितनी शांत है, जितनी गंभीर हैं, उतने ही ज़्यादा दुनिया में तनाव है, और फिर उतना ही ज़्यादा यहाँ पर युद्ध का तापमान बढ़ रहा है। युद्ध के इसी गर्मी के बीच हम पहुँचने वाले हैं क्रीमिया पुल के पास। हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। समंदर के लहरों पर सवार होकर TV9 भारतवर्ष का कैमरा अब क्रीमिया पुल के पास मौजूद है। इस पुल को बना और मनीष की 2022 की रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट के बाद 22 में और 23 में इस क्रीमिया ब्रिज को टारगेट किया गया। यूक्रेन की तरफ से 2023 में अटैक किया गया जिसमें सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन आज एक बार फिर से खबर आई कि क्रीमिया ब्रिज को टारगेट किया गया है। मनीष, ये वो जगह है जहां पर सुरक्षा को लेकर रूस हर स्थिति में तैयार नजर आता है, लेकिन यूक्रेन ने उस सुरक्षा को ध्वस्त कर दिया है। एक बड़ा संदेश रशिया को क्या मिल रहा है इस हमले से? देखिए, आपने देखा कि इस वक्त हमने वो रिपोर्ट दिखाई जब मैं बोट पर बैठ सवार होकर क्रीमिया पुल के ठीक नीचे में गया था, उसी जगह पर जहां पर ये सब पिलर है, जहां पर कि आज यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि उसने विस्फोटक से उन पिलर को उड़ाने की कोशिश की थी। बात यह है कि एक समय ऐसा था जब रूस ने यह कहा था कि अगर क्रीमिया पुल को नुकसान पहुंचा तो वो हमारी रेड लाइन होगी, उसके बाद वो परमाणु हथियार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो रेड लाइन कब की टूट गई? अक्टूबर 2022 में अटैक हुआ, फिर 2023 में अटैक हुआ, तीसरा अटैक आप देख ही रही हैं। इसके अलावा नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन को खत्म कर दिया गया, या फिर सबसे ताजा आप देखिए 1 जून को 5 एयरबेस को अटैक किए गए। लेकिन अब तक लगातार ये सवाल किए जा रहे हैं कि पुतिन की वो रेड लाइन कब खत्म होगी। अभी कुछ ही मिनट पहले रूस के नंबर 2 कह सकते हैं, दिमित्री मेदवेदेव, जो उनके पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनका बयान आया है, और वो पहला बयान है 1 जून के अटैक के बाद जिसमें उन्होंने कहा है कि हम बख्शेंगे नहीं। जिन्होंने हमला किया है, हमारे एयरबेस को टारगेट किया गया है, ऐसी स्थिति में हम उनको बख्शेंगे नहीं, हम उन्हें एलिमिनेट कर देंगे, हम उनका स्वाहा कर देंगे। तो इसका मतलब है कि रूस अब एक जवाबी कार्रवाई का इंतजार कर रहा है। वो जवाबी कार्रवाई क्या होगी किसी को नहीं पता। पश्चिमी देश कह रहे हैं कि परमाणु हथियार हो सकता है। मुझे लगता है कि बगैर परमाणु हथियार के भी रूस ऐसे अस्त्रों का इस्तेमाल कर सकता है जो काफी विध्वंसक होगा। बिल्कुल, और ऐसे में एक बात समझनी होगी कि आखिर रूस की वो रेड लाइन जिसका जिक्र मनीष कर रहे हैं, वो रेड लाइन कौन सी होगी जिसको लेकर रूस तैयारी कर रहा होगा। लेकिन आज की बड़ी खबर ये है कि रूस के क्रीमिया ब्रिज पर यूक्रेन ने अंडर वाटर 1100 किलो विस्फोटक के साथ अटैक किया है। सुमित, आपका शुक्रिया, साथ ही मनीष आपका भी शुक्रिया जानकारी के लिए। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक दर्दनाक घटना में मशहूर टिकटॉकर सना यूसुफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात को उनके घर में अंजाम दिया गया। पाकिस्तान के इस्लामाबाद से दिल दहला देने वाली खबर आ रही है। यहाँ एक 17 साल की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और टिकटॉक स्टार सना यूसुफ की कल रात उनके घर के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना ने हर किसी को दहला दिया। टिकटॉकर सना यूसुफ ने ऑनलाइन काफी अच्छी खासी संख्या में फॉलोअर्स बना लिए थे। सना यूसुफ के इंस्टाग्राम पर 4 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स थे। उनकी अचानक हुई मौत से फैंस भी शॉक्ड हैं और सोशल मीडिया पर अब न्याय की मांग कर रहे हैं। स्थानीय पुलिस का कहना है कि एक संदिग्ध ने घर में प्रवेश किया, कई राउंड गोलियां चलाई और फिर घटनास्थल से भाग गया। सना को 2 गोलियां लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बाद में उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में ले जाया गया। अधिकारियों ने हत्या की जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक किसी भी संदिग्ध की पहचान या गिरफ्तारी नहीं हुई है। जांचकर्ताओं का मानना है कि हमलावर मृतका सना को जानता था। हालांकि हत्या के पीछे का मकसद अभी साफ नहीं हुआ, लेकिन अधिकारी कई पहलुओं पर जांच कर रहे हैं।
और पाकिस्तान से ही एक अजीबो-गरीब घटना सामने आई है। सोमवार देर रात कराची की मलीर जेल की दीवार तोड़कर बड़ी संख्या में कैदी फरार हो गए। फरार कैदियों की संख्या 200 से ज्यादा बताई जा रही है। इस घटना के बाद पूरे कराची में हालात बिगड़ गए हैं। मलीर जेल के पास सेना को गोलीबारी भी करनी पड़ी। गोलीबारी से आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। खबर है कि हल्के भूकंप के कारण जेल की एक दीवार ढह गई। इसके बाद कैदियों ने इस दीवार को पूरी तरह से गिरा दिया। करीब 200 की संख्या में कैदी जेल से भागने में कामयाब रहे। जेल के पास हाईवे पर ट्रैफिक को बंद कर दिया गया। पुलिस और पाकिस्तानी रेंजर्स ने भागे कैदियों की तलाश तेज कर दी है। पुलिस ने अलग अलग इलाकों में बैरिकेड्स लगा दिए हैं और कैदियों को पकड़ने के लिए जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में खीर भवानी मेला आज से शुरू हो गया है। इस मेले में कश्मीरी पंडितों का जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच भक्तों का कई जत्था कश्मीर की ओर पहुंच रहा है। गांदरबल के तुलमुल्ला में खीर भवानी रागन्या भगवती को लेकर कश्मीरी हिंदुओं में काफी आस्था है। आतंकवाद के दौर में भी हर साल ज्येष्ठ अष्टमी को खीर भवानी मेला लगता रहा। मंदिर के पुजारी भी धमकियों के बावजूद मंदिर की सेवा में डटे रहे। मंदिर में एक कुंड भी है जिसका रंग बदलता रहता है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पूरी तैयारी की है। अप्रैल में हुए पहलगाम हमले के बाद कश्मीर में ये पहला बड़ा आयोजन है। हमले के कारण जम्मू कश्मीर में पर्यटन गतिविधियां रुक गई थी। हाल ही में जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने मंदिर में माता के दर्शन किए थे। कई कश्मीरी पंडितों का मानना है कि माता के दरबार में श्रद्धालुओं की मांगी गई दुआ एक न एक दिन जरूर स्वीकार होगी और लोग फिर कश्मीर आएंगे। हम अपने देवता, हम अपने भगवान यहाँ नहीं छोड़ सकते। आज भी आप देखिए काफी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आए हैं। इतने हालात खराब थे बीच में। अभी को अगर आप कश्मीर की सिचुएशन देखें तो वहाँ पर भी सब कुछ लगभग बंद ही है। फिर भी यहाँ इतने लोग आए हैं, क्यों? ताकि इस माता का दर्शन कर सके। उम्मीद है जहाँ तक अभी एफर्ट्स है चारों तरफ चल रहे हैं कि अभी ये नफरत जो आपस में थी ख़त्म हो जाएगी। सब लोगों को इसमें एफर्ट्स अपने लगाने हैं कि कश्मीरी पंडित वापस आए, मिलजुल के रहेंगे। कश्मीरी पंडितों के ऐतिहासिक खीर भवानी मेले को लेकर सियासत भी जारी है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती और बीजेपी नेता तरुण चुग ने क्या कहा, सुनिए। हम आए थे, आज हमारे कश्मीरी पंडित भाई और हमारी बहनें यहाँ आते हैं साल में एक बार, और हम उनका इस्तेकबाल करने आए थे और उनको ये बताने आए थे कि जम्मू कश्मीर उनके बगैर नामुकम्मल है। और जो पीडीपी का मानना है हमेशा कि जम्मू कश्मीर बंदूकों से हल नहीं हो सकता, मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, मिलिटेंट की बंदूक सोल्यूशन नहीं है। यहाँ एक पॉलिटिकल प्रोसेस होना चाहिए और वो पॉलिटिकल प्रोसेस तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहनें बाइज्जत तरीके से अपने कश्मीर में नहीं आते, यहाँ बसते नहीं है। बिल्कुल ये भारत की ताकत है कि जो हमारे तीर्थों पर आने से लोगों को डराने का प्रयास करते हैं। भारत के सनातनियों ने जवाब दिया है कि हम रुकने वाले नहीं हैं। ये हमारी शक्तिपीठ है, हमारी अध्यात्म का केंद्र है। यहाँ से हम शक्ति लेकर आगे बढ़ते हैं। कोई षड्यंत्र करके रोक नहीं सकता। और कृषि मंत्रालय ने किसानों को डिजिटल आईडी देकर बड़ी सौगात दी है। डिजिटल आईडी यानी किसान पहचान पत्र में किसानों से जुड़ी हर जानकारी दर्ज की जाती है। अब तक 6 करोड़ से ज्यादा किसानों को किसान पहचान पत्र दिया जा चुका है। जमीन के मालिकाना हक को लेकर किसान अक्सर विवाद में फंस जाते हैं। सही रिकॉर्ड ना होने के चलते किसानों से जुड़ी सरकार की योजनाओं का फायदा उन्हें नहीं मिल पाता है। अब सरकार ने देश भर के किसानों से जुड़ी जानकारी का एक डेटाबेस तैयार किया है, जिसमें उनसे जुड़ी सारी जानकारियां उपलब्ध होंगी। कृषि मंत्रालय के मुताबिक 14 राज्यों के 6 करोड़ 10 लाख किसानों को डिजिटल आईडी यानी किसान पहचान पत्र दिया गया है। इनमें उत्तर प्रदेश में 1.3 करोड़, महाराष्ट्र में 90 लाख और मध्य प्रदेश में 80.3 लाख किसानों को डिजिटल आईडी दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2026 में 3 करोड़ और वित्तीय वर्ष 2027 में 2 करोड़ किसानों को किसान पहचान पत्र देने का लक्ष्य है। देश में करीब 14 करोड़ किसान हैं। वित्तीय वर्ष 2027 तक 11 करोड़ किसानों को किसान पहचान पत्र देने की योजना है। सरकार ने पिछले साल डिजिटल कृषि मिशन के लिए 2,817 करोड़ का आवंटन किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को डिजिटल आईडी से लिंक किया गया है। किसानों को कर्ज लेना हो, फसल बीमा हो या उनकी भूमि के स्वामित्व को लेकर जानकारी हो, सब किसान पहचान पत्र यानी डिजिटल आईडी में दर्ज होगा।